सप्लीमेंट यूज़ करने से किडनी फेल होती है या लिवर डैमेज होता है, तो मैं लोगों को यही एग्जांपल देता हूँ कि आप मेरे साथ जाएं। यहाँ पे करीब हमारा एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है LRH। तो LRH में आप किडनी या उसके वार्ड में या लिवर वार्ड में जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू करते हैं कि वहाँ पे 200-150 अगर पेशेंट्स है तो उनमें से किस बंदे ने सप्लीमेंट यूज़ किया, किस बंदे ने एनाबॉलिक या जिम किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक बंदा मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, मैं ये श्योरली कह सकता हूँ। तो क्या अगर वो लोगों ने यूज नहीं किया तो वो क्यों बीमार हुए, उनको ये मसला क्यों हुआ। लेकिन अगर यही मसला है, अगर एक लड़के को ऑलरेडी लिवर का मसला है, अगर उसे किडनी का मसला है या उसे कुछ कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक या ऐसा इशू है और उसके ट्रेनर ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, उसे ट्रैक नहीं किया हुआ और उसे साइकिल पे डाल रहा है या उस पर स्ट्रेस डाल रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट तो यही निकलेगा जो दिख रहा है। यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि एक बंदा स्टेज पे जाता है, कम्पीट करता है, तो लोग समझते हैं कि ये एक ट्रेनर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स को ज्यादातर जिम अलाउ नहीं करते, या इस हमारी फील्ड में फीमेल्स क्यों इतने कम है? इसके 2-3 रीजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लेजेंडरी फिट टॉक्स। आज मैं आया हूँ बॉडी स्ट्रॉन्ग जिम। जाकिर शाह मेरे साथ बैठे हुए, जिनका जो ज़्यादातर लोग इनको ज़की खान के नाम से जानते हैं। एक सर्टिफाइड कोच है, 10 इयर्स इनका फिटनेस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये फैशन फिटनेस और फैशन मॉडल भी है। इंटरनेशनली और नेशनली बहुत सारे ब्रांड्स को कवर कर चुके हैं। ये जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे एथलीट्स और मतलब ऐसे लोगों को आपके सामने लाएंगे जो कि उनसे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। कि भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़की भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, जाकिर शाह को ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ज़की को जानते हैं, क्या एक्चुअली मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे इस नेम से बुलाता था, तो उस वजह से फिर वो फ्रेंड सर्कल में ये नेम जो है वो सबको अच्छा लगने लगा। मुझे भी थोड़ा ये टची सा लगा, तो मैंने भी इसको यूज़ करना शुरू किया। मैंने जब पहली बार सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाए तो इसी नेम से बनाए, तो तब से अब तक लोग ज़की खान के नेम से ही जानते हैं। तो इस वजह से अब मेरा जो नेम है वो ज़्यादातर ज़की ही है। अच्छा ज़की भाई, ये बताइए ज़रा, एक बिजनेस मार्केटिंग का स्टूडेंट फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ कैसे आया? एक्चुअली मार्केटिंग फील्ड मैंने बाद में चूज़ की थी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो फिटनेस ही थी, क्योंकि मैं जब स्कूल में था उस वक्त से मैं जिम वगैरह कर रहा था, तो उस वक्त से मैं इस हॉबी के साथ चल रहा था। मैं जब एडवर्ड्स कॉलेज गया, वहाँ भी अब मैं फ्रेंड सर्कल में सब में इसी में था कि यार इसकी एक अच्छी फिज़ीक है, ये लोग टिप्स वगैरह पूछते थे, मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया, BBA MBA MS मार्केटिंग मैंने जब किया, तो वहाँ पे भी मुझे ज़्यादातर टीचर या फ्रेंड सर्कल्स में या लोग इसी नाम से, मतलब फ़िटनेस या फ्रीक या इस नाम से पुकारते, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ऐसी कोई जॉब ढूंढनी थी कि अगर मैं उसमें ख़ुद को फिट कर सकूं। इस वजह से मैंने आर्मी में भी अप्लाई किया, SSB क्लियर किया क्वाड से। फिर इसमें एक फाइनल मेडिकल में मुझे GNS का ऑपरेट करने का कहा, जो कि आपकी नोज़ की सर्जरी होती है, तो उस वजह से फिर मैंने वो क्विट कर दिया। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मैं ख़ुद को फिट रख सकूं। अगर मैं कोई जॉब वगैरह ईज़िली मुझे जॉब मिल जाती, क्योंकि मैं जब एडवर्ड्स कॉलेज में था तो उस वक्त से मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में काफ़ी इन था। अभी तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन उस वक्त मैं एनर्जेटिक भी था, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत थी, लेकिन मैंने इस फील्ड को इसलिए अवेल किया क्योंकि मुझसे बहुत लोग इख्तिलाफ़ रखते थे। इवन मेरे पेरेंट्स भी कि यार आपने इतनी एजुकेशन करने के बाद अब आप जिम में जाओगे या आप ये वो करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 से 2 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया कि जो मेरे कोलीग्स थे अच्छी पोस्ट पे जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने अचीव नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस फील्ड में बहुत अच्छी इज़्ज़त, फाइनेंशियली भी मैं स्ट्रांग हो गया, बहुत चीज़ें मैंने इसमें अचीव की। आपकी सर्टिफिकेशन ISS है, वो इंटरनेशनली आपने सर्टिफाइड हुए आप, तो उनके बारे में ज़रा बताएं, उसके बारे में सर्टिफिकेशन कैसे? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी वो है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में रोल सर्टिफिकेशन का इतना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि एक बंदा स्टेज पे जाता है, कम्पीट करता है, तो लोग समझते हैं कि ये एक ट्रेनर है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है उसकी पर्सपेक्टिव, ट्रेनर भी ऐसे ही है जैसे डॉक्टर होता है, और उसमें फिर अलग अलग फील्ड है, हर चीज़ के लिए अलग ट्रेनर है। न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर अलग होता है, कंडीशन स्ट्रेंथ वाला ट्रेनर अलग होता है, यूथ के लिए अलग है, ईल्डर्स के लिए अलग है, योगा का अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलाइज अलग है।
तो ये एक क्रॉस फील्ड है, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत ही कंपाइल करके यहाँ पे कहते हैं बस ये ट्रेनर इसे सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं सर्टिफिकेशन की तरफ जाऊँ तो मैंने ये ऐसे किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, और मैं ये सोचता था कि मैं ये सर्टिफिकेट्स 2-3 मंथ्स में कवर कर लूँगा। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो सारे लोग घरों में बंद हो गए, तो मैंने सोचा कि यार इससे फ़ायदा उठा के मैं कुछ कर लूँ। उस वक्त ऑलरेडी मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, मैंने अपना MBA कवर किया हुआ था और बिज़नेस भी मेरा चल रहा था, लेकिन वो टाइम था मेरे पास क्योंकि जिम भी बंद थे, सब कुछ बंद था, रेस्टोरेंट वगैरह में कोई गैदरिंग की, लोग डरते थे बाहर निकलने से, तो वो टाइम काफ़ी बढ़ गया था और थोड़ा डिप्रेशन और टेंशन वाला माहौल भी था। तो मैंने उस चीज़ से फ़ायदा उठा के सर्टिफिकेशन उठाई और मैं ये समझ रहा था कि मैं 2 से 3 मंथ्स में इसको क्लियर कर लूँगा। लेकिन यकीन मानिए कि इतना मुश्किल और इतना टफ उनका क्राइटेरिया है कि मुझे 1.5 साल लगा 6 सर्टिफिकेट्स करने में, क्योंकि मैं ये समझता था कि मेरे माइंड में तो ये था कि मैं सब कुछ ऑलरेडी मुझे सब कुछ आता है। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि उन्होंने बायोलॉजी से लेके केमिस्ट्री से लेके फिज़िक्स से लेके सब कुछ उस पर अप्लाई किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक रिसर्च स्टूडेंट उस चीज़ को इतना, मतलब मुझे इतनी मुश्किल हुई इस चीज़ को क्लियर करने में, तो एक आम बंदे को वो बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल लगेगा। तो ये है कि सर्टिफाइड ट्रेनर और आम ट्रेनर में बहुत ही डिफरेंसेस हैं। डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर और उसमें फ़र्क क्या है? देखिए, पहले तो न्यूट्रिशन की तरफ हम आते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है उससे सब आइडिया होता है कि डाइट कैसे बनानी है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक बंदे को अगर डायबिटिक है उसे क्या चाहिए, एक बंदे को कोलेस्ट्रॉल है उसे क्या चाहिए, एक बंदे को यूरिया का मसला है, उसकी क्रेटिनिन लेवल हाई है, उसे ब्लड जो टेस्ट है वो पढ़ने आते हो, फिर उसके मुताबिक वो आपके लिए एक डाइट बनाए। यहाँ पे मोस्टली आपने जिम में देखा होगा, क्योंकि आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको ट्रेनर कहता है बस बॉयल करके ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये डाइट है ही नहीं। क्योंकि मैंने वहाँ पे जो सीखा उसमें यह है कि आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आप साल्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपनी जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक और अपने गोल के मुताबिक। यहाँ पे अगर एक बंदा फिटनेस के लिए आता है उसे भी आप यही डाइट दे रहे हो, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए आ रहा है उसे भी यही डाइट दे रहे हो। फिर इस बॉडी, अल्लाह ने एनाटमी अलग बनाई है, बॉडी टाइप्स हैं, एक्टोमाफ अलग है, मीजोमाफ अलग है, एंडोमाफ अलग है, उनके लिए अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, प्रोटीन अलग है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अलग है, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है हर इंडिविजुअल के लिए। लेकिन इनको ये आइडिया नहीं है, वो हर एक को सेम ही डाइट पकड़ा देते हैं कॉपी पेस्ट के, यार आप ये फॉलो करें और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा है नहीं। तो मैं कहूँ ना कि वो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर्स है, जो कोचेज है, वो ये डाइट को बड़ा सख्त कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सख्त हो जाती है उनके लिए कि मतलब किसी को भी आप वैसा ही मतलब एक जैसा डाइट कैसे दे सकते हैं? देखिए, यही इशू है कि बहुत ज़्यादा लोग अब इस फील्ड में आते ही नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते अपने जो मतलब बच्चे होते हैं कि आप इसमें, वो इसी वजह से नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ट्रेनर्स ने बहुत ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि बस आपने ये करना है, अगर ये ना करो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो बहुत बोरिंग है। आप रोज़ाना बॉयल चीज़ें खाएं, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। क्योंकि मैं मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में उनको पता है मैं कभी मतलब ऐसी डाइट करता ही नहीं, लेकिन आप देख लें मैं रेगुलरली अपनी लीन कंडीशन में मेरे पैक्स होंगे मेरे। तो यही है कि आपने कैलोरीज को आइडेंटिफाई करके उससे डिफिसिट लें। मैं ऑयल भी यूज़ करता हूँ, इवन मैं शुगर भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अपनी वो रिक्वायर्ड कैलोरीज को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक चलता हूँ। तो यही है कि यही ट्रेनर जो है ये बहुत इन्होंने स्ट्रिक्ट और बहुत ही बोरिंग कर दिया हुआ है। तो एक बंदा आता है, आप उसे कहते हो आपने सुबह भी बॉयल खाना है, दोपहर को भी ये खाना है, साल्ट भी छोड़ देना है, स्पाइसेस भी आपने छोड़ देनी है, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना। इवन मैंने ऐसे ट्रेनर देखे जो फ्रूट्स वगैरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी बंद करवा देती हैं। अच्छा ज़की भाई, ये आम लोगों को ज़रा कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा कि ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि फिटनेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है। आप ज़रा काइंडली बता दें। देखिए, यही इशू है कि अब जैसे मैं फैशन मॉडल हूँ तो मेरे लिए फ़िटनेस क्राइटेरिया में रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक लीन और एक अच्छी फिज़ीक चाहिए। उनको बल्कि या बड़ा फेस या बड़े बाइसेप या वो ह्यूज किस्म की बल्कि बॉडी नहीं चाहिए होती। और ह्यूमन जो नेचुरल फिनोमेना है वो यही है कि आप एक सर्टन लेवल तो खुद को पीक पे ले जा सकते हो, उसके बाद आपकी मतलब अगर मेरा वेट जो है वो 70 kg है, मैं 75 तक नेचुरली जा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्टोमाफ हूँ, मेरा बॉडी जो है वो इतनी गेन नहीं करती, और 75 में भी मेरे मसल बहुत मैच्योर लगेंगे।
तो उस चीज़ से फिर आगे जाने के लिए फिर यही होता है कि आपको इन्हेंस चीज़ें, इन्हेंसर यूज़ करने, जिसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोलते हैं, वो यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं, अब मुझे भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि यार अपने वेट थोड़ा बढ़ाओ, ये करो, या आप कंपटीशन क्यों नहीं खेलते, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे लड़के आते हैं तो बहुत से लड़के यही है कि वो आते हैं फिटनेस के लिए, लेकिन यहाँ पे कोचेज उनको ट्रेन ऐसा कर रहे थे कि वो बॉडी बिल्डर। हाँ, तो वही है, अगर एक फिटनेस ट्रेनिंग के लिए कोई आता है तो उसके लिए वीक में 6 दिन जिम आना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए दिन में 3 से 4 या 5 मील लेना ज़रूरी नहीं है। वो घर का खाना भी खा सकता है, वो फ्रेंड सर्कल भी इंजॉय कर सकता है, वो अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकता है, क्योंकि वो फिटनेस एक एक्टिविटी है। जिस तरह लोग अब बॉडी बिल्डिंग को एज अ गेम हम देखें ना, कि आप क्रिकेट खेलते हैं या स्क्वाश खेलते हैं, ऐसे ये भी एक गेम है। लेकिन अगर कोई इसमें प्रोफेशनली जाना चाहे, वो तो हर फील्ड का एक प्रोफेशन है, उसकी एक अलग क्राइटेरिया है। अगर बॉडी बिल्डिंग में लोग आते हैं, फिर उसमें आप स्टफ भी यूज़ करोगे, वो भी लेवल है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या अपने तहसील लेवल पे चल रहे हो तो उसमें तो नेशनल भी हो सकता है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, और ये एक बंदे की सोच है कि वो मैं नेशनल अचीव करूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो यही है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग ये दोनों अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशनली एक चीज़ को कैरी करना है और उसको फिर खुद पे अप्लाई करना है। फिटनेस आप करो ना करो, आपके पास ऑप्शन है। फिटनेस के लिए आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, आप स्क्वैश भी खेल सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, फुटबॉल भी खेल सकते हो, वो फिटनेस है। तो अगर आप यहाँ फिटनेस के लिए आते हो तो आप डाइट में हल्की फुल्की अच्छी ग़िज़ा खाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि आपको बॉयल चीज़ें या आपको सप्लीमेंटेशन या आपको स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज या वो एडवांस लेवल की उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल नहीं है। सर ज़की भाई ये ज़रा बताएं, नेचुरली एक अच्छी फिजिक अचीव करूँ, वो किस तरह पॉसिबल है? ब्रदर, एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, अपनी एफर्ट्स, अपनी टाइम और अपने जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू का पता ही नहीं है। अब मैंने जो सर्टिफिकेशन किया उसके हवाले से मैं बता दूँ तो मेरे पास 6 सर्टिफिकेट्स हैं। मैं एलीट कोच हूँ। इसको अगर इंटरनेशनली देखें तो लेवल 4 का ट्रेनर बोलते हैं, क्योंकि एक सर्टिफाइड ट्रेनर, फिर उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलाइजेशन हो, फिर न्यूट्रिशनिस्ट का उसके पास एक्सपीरियंस हो, साथ में ऑनलाइन कोचिंग का हो, तो ये एक 4-5 फील्ड इकट्ठी करके आपको एक एलीट कोच बना देती है। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए कि एक अच्छी फिजिक बनाने में अगर आप बनाएं और बिना किसी डायरेक्शन के बनाएं तो आपको काफ़ी अरसा लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसे लड़के आए हैं, मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है, ऐसे लड़के थे जिन्होंने 8-10 साल ऑलरेडी जिम किया हुआ है, जो रेगुलरली जिम करते थे और अपनी नज़र में या लोगों की नज़र में वो बड़े कोच थे। वो आए हैं मेरे पास, उनको मसला था, मैंने उनको 2-3 मंथ्स में ट्रांसफॉर्म करके फ्री भी कर दिया। तो यही है कि अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है और आप एक अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर और वो आपको डायरेक्शन दे सकता है तो 4 से 5 महीनों में अच्छी सी अच्छी फिजिक बन जाती है नेचुरली। लेकिन अगर आप खुद से लगे हो या उनके पास लगे हो जो जिनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है, वो आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो दूसरी की नॉलेज उठा के, उसको ना कोई तजुर्बा ना कोई एक्सपीरियंस है, वो आप पे अप्लाई कर रहा है, तो फिर आपके रिसर्च भी जाया होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से बहुत लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो क्विट कर देते हैं भैया। तो ज़की भाई, आप प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी करवाते हैं लड़कों को, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है आपका? मैं जितनी भी लड़कों को तैयारियां करवाता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे साथ रह चुके हैं उनको पता है, मैं उन सबसे पहले तो यह है कि एक बंदे को उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी वो करना बहुत ज़रूरी है, असेसमेंट, कि बस लड़के में ये कैपेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि कंपटीशन खेलना कोई इतना ईजी काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल जॉब है। उसमें वो क्रेडिबिलिटी है या वो उसमें सलाहियत है कि नहीं है, पहले तो क्लियरली मैं वो देखता हूँ। उसके बाद अगर वो है, फिर मैं लड़कों को देखता हूँ, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं वो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन उनका पैशन इतना होता है, वो आ जाते हैं, उनको वो हाव नहीं होता कि हमने क्या करना है, तो उनको ये पता नहीं होता कि आगे जाके उनका बजट कितना यूज़ होना है, उनके क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़का आता है, ट्रेनर तो उसे कहता है बस स्टार्ट कर लो, कल से आ जाओ, लेकिन मैं ये नहीं करता। मैं पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देख के, और वो लड़का स्ट्रांग है, वो है, खेल सकता है, फिर मैं उसे आगे फर्दर वो करता हूँ। फिर उसे मैं बता देता हूँ 2-3 मेरे जो क्राइटेरिया, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह मैं उसे कह देता हूँ कि वो करके ले आए। वो जब लाता है फिर मैं उसे स्टडी करता हूँ। उसमें ये होता है कि उसकी लिवर की कंडीशन, उसकी किडनी, उसका जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सब कुछ, हार्ट कंडीशन, सब कुछ देख के फिर मैं डिसाइड करता हूँ
इसी वजह से कुछ लड़कों को अभी रिसेंटली 2-3 बंदों की डेथ्स हुई है, ठीक है। फिर बदनाम हो जाती है पूरी इंडस्ट्री। अब लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट यूज़ करने से किडनीज फेल होती है या लिवर डैमेज होता है, तो मैं लोगों को यही एग्जांपल देता हूँ कि आप मेरे साथ जाएं, यहाँ पे करीब हमारा एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है LRH। तो LRH में आप किडनी या उसके वार्ड में या लिवर वार्ड में जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू करते हैं कि वहाँ पे 200-150 अगर पेशेंट्स है तो उनमें से किस बंदे ने सप्लीमेंट यूज़ किया है, किस बंदे ने एनाबॉलिक या जिम किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक बंदा भी मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, मैं ये श्योरली कह सकता हूँ। तो क्या अगर वो लोगों ने यूज नहीं किया तो वो क्यों बीमार हुए, उनको ये मसला क्यों हुआ। लेकिन अगर यही मसला है, अगर एक लड़के को ऑलरेडी लिवर का मसला है, अगर उसे किडनी का मसला है या उसे कुछ कोलेस्ट्रोल या डायबिटिक या ऐसा इशू है और उसके ट्रेनर है उसे आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, उसे ट्रैक नहीं किया हुआ, उसे साइकिल पे डाल रहा है या उस पर स्ट्रेस डाल रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट तो यही निकलेगा जो दिख रहा है। तो यही वजह है कि सर्टिफिकेशन में यही आपको सिखाया जाता है कि आपने इन चीज़ों को ट्रैक कैसे करना है, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाए उनकी। हाँ, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा स्टेज पे हर दूसरे तीसरे लड़के को जो गायनामिश या गायना का मसला है वो बना डेवलप हुआ, वो किस वजह से होता है, यही वजह है कि वो साइड इफेक्ट दिखते हैं। अब यहाँ पे अगर एक साइड इफेक्ट बनता है तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे, उसको बैकअप कैसे देंगे, ये इनको पता नहीं है। खुदा ना खास्ता लड़के के साथ कुछ हो गया तो फिर अल्लाह ही मालिक है। अगर एक चीज़ का आप एब्यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट क्या ही होगा। यहाँ पे यही है कि एक चीज़ की मिकदार, उसकी mg कितनी है, एक बॉडी के लेवल को कितनी चाहिए, या उसकी बॉडी कितनी, या उस बंदे का लिवर वीक है तो आपने उसकी मेटाबॉलिज्म देखना है कि ये चीज़ मेटाबॉलाइज कहाँ हो रही है। अब मैं इसको ये साल्ट दे रहा हूँ, ये जाके लिवर को मेटाबॉलाइज कर रही है या ये किडनी पे प्रेशर डाल रही है, वो कैसे करना है। यहाँ पे कुछ लड़कों का ये भी वो मिथ्स क्रिएट किया हुआ है कि ओरल जो टैबलेट खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट कम है और जो इंजेक्टेबल है उसके ज़्यादा है। ओरल के साइड इफ़ेक्ट डबल है इंजेक्टेबल से, क्योंकि वो आपकी लिवर जो है 2-3 टाइम जो है स्क्रीनिंग होती है। तो इस वजह से ये मिथ्स हैं और इस वजह से ये मसले बन रहे हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि एक ब्लैक वर्ड समझा जाता है फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में, वो है। लेकिन इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि ये मतलब यहाँ पे मैंने देखा हुआ है मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर KPK या नेशनल लेवल के एथलीट होते हैं, वो डिनाई कर रहे थे कि मैंने यूज़ नहीं किया। तो क्यों हमने इस वर्ड को एब्यूज़ बना दिया, ये गाली बन गई है कि यार इसने स्टेरॉइड यूज़ किया हुआ है, इसने स्टेरॉइड यूज़ किया हुआ है। ये गाली नहीं है, क्योंकि आप क्या समझते हो, जो सी बम जो अभी विन किया उसने स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया, हादी चौबान ने नहीं किया। जाके इंटरनेट पर रिसर्च निकालो, लातादाद रिसर्चें पढ़ी हैं, लेकिन वो जिस तरह यूज़ करते हैं उनके साथ एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड होते हैं। अब अभी हादी चौपान है जो उसको देख लो, उनका ट्रेनर है हनी रंबट। तो क्या अब हादी चौपान ये समझने लगे कि मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ तो मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है या मुझे कोच की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली बात है ना कि अगर उससे ट्रेनर जो कि मिस्टर लेवल, जो मिस्टर ओलंपिया जो वर्ल्ड का टाइटल है उसके पास, उसे ट्रेनर की ज़रूरत है, उसे एक सर्टिफाइड उसकी ज़रूरत है, तो आम बंदे को क्यों नहीं है। सही बात। तो यही वजह है कि अब्यूज़ जो है वो इसीलिए हमारी उसमें बढ़ रहा है कि लोगों को एंड वो नहीं है, लोग शॉर्ट टर्म्स के लिए, शॉर्ट रिजल्ट्स के लिए ये चीज़ चले जाते हैं और वो फिर जाके वो। तो मैं यही लोगों को कहता हूँ, अगर एक बंदा प्रोफेशनली इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसको गाली ना समझे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनली एक प्लेयर है। अब एक बंदा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में वो अगर पैड पहन रहा है, वो हेलमेट पहन रहा है और वो ग्लव्स लगा रहा है और आप उसका मजाक बना रहे इसने तो हेलमेट और ये भाई, अगर वो हार्ड बॉल पे खेल रहा है तो वो उसके लिए नेसेसरी है। और एक बंदा अगर स्टेज पे जा रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है और वो कम्पीट कर रहा है, तो उसको ये चीज़ यूज़ करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये इस फील्ड का हिस्सा है, इसके बगैर हो नहीं सकता। यहाँ पे मैं देखता हूँ लड़का आता है, एक वीक हुआ नहीं होता, कोच उसे एनाबॉल पकड़ा देता है, आ जाओ साइकिल यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। उसका अपना जो क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना पीक पे होता है कि उसकी एज है 18 या उसका जो पुबर्टी लेवल है वो मैच्योर नहीं हुआ होता, और आप उसे उस चीज पे डाल रहे हो तो उसका अंदर हार्मोन्स लेवल उस पे क्या और नेचुरली भी खत्म हो जाता है। खत्म, तो यही साइड इफेक्ट पे आगे जाके डेवलप होते हैं। अब मैं मतलब 30+ हूँ, तो साइंस और वो ये कहती है कि इसके बाद मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउनफॉल शुरू हो गया। हाँ। अगर इस वक्त मैं यूज करता भी हूँ तो मैं अपना वो पीक जो है वो पुबर्टी लेवल गुजार चुका हूँ, तो मुझे वो इतना नुकसान या मुझे वो इतना वो नहीं देगा। लेकिन एक बंदा 18-19 साल का एक बच्चा है और आप उससे वो चीज़ इंजेक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी उसके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे नहीं गए हुए, तो वो तो नुकसान ही होगा उसका। आप हार्मोनल लेवल तो उसका तबाही कर रहे हैं। एक मिथ ये भी है ज़की भाई हमारे मतलब माशरे में कि
लोग ये डिफ्रेंशिएट ये भी नहीं कर पाते कि ये सप्लीमेंट और एनाबॉलिक, वो आम लोग जो होते हैं ना वो ये सप्लीमेंट्स को भी वो उसी कैटेगरी में डाल देते हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, बात जब आती है स्टेरॉइड और सप्लीमेंट की, तो पहले हम सप्लीमेंट को थोड़ा कवर कर लेते हैं। सप्लीमेंट्स है क्या? सप्लीमेंट्स भी हमारा नेचुरल फूड ही है, ठीक है। अगर आप दिन में 3-4 टाइम मील्स नहीं ले सकते, या आप ऑफिस बॉय हैं, या आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे आपको लंच नहीं मिल रहा, या आपको वो जो डाइट के हवाले से आपको न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं रोज़मर्रा देखता हूँ, मैं भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार चुका हूँ। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हमें या किडनी बीन्स या लोबिया या चने ये मिल जाते हैं, या कुछ भी खा लिया, समोसे खा लिए, पकौड़े खा लिए। लेकिन अगर आप एक कॉमन इंडिविजुअल है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हैं तो आपको फिर ये चीज़ें जो है सूट नहीं करती। हाँ, फिर आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। वो फिर आपकी बॉडी तो ये नहीं देखती कि यार ये मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा, आपका गोल तो वो मांग रहा है। आपने उसे प्रोटीन साथ भी देनी है, कार्बोहाइड्रेट भी देनी है, फैट भी देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं, तब जाके सप्लीमेंट्स वहाँ पे हमारे हेल्प कर लेती हैं। अगर आप अपने शेकर में या अपने साथ कप में ले जाएं और वहाँ पे आप इंस्टेंटली बना के प्रोटीन आपने शेक ले लिया, आपको वो न्यूट्रिएंट जो है वो 2-3 मिनट में मिल गए। लेकिन आप वो एक मील बनाएंगे और उस पर टाइम लगे और अपने साथ कैरी करेंगे तो वो बहुत हेडेक वो है। तो इसीलिए आज से अगर आप नेचुरल डाइट से अपनी जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर पा रहे हैं, फिर तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ये आपको हेल्प करता है, और ये नेचुरल फूड ही है। आप देख लेंगे इसका प्रोसेस उठा के, ये डेयरी प्रोडक्ट या प्लांट बेस या बीफ, इनको प्रोसेस करके उनसे ही बनता है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इर्द गिर्द देखता हूँ लड़कों के डिसिप्लिन को, तो यहाँ पे अगर मैं लड़के को कहूँ तो 2 से 3 दिन भी वो नेचुरल डाइट जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं कर पाता, तो फिर हमारी मजबूरी होती है, हम लड़के को फिर ये सजेस्ट करते हैं। और सप्लीमेंट ऐसी चीज़ है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक बात और है, क्योंकि पाकिस्तान में अब मैं खुद सप्लीमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं दुबई से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, या यहाँ पे भी मैं लोगों से डील करता हूँ। बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे 70 to 60% सप्लीमेंट्स फेक बन रहे हैं। आप एक कंज्यूमर हो, मैं आपके सामने 2 बक्स रखता हूँ, आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आपने एक फेक सप्लीमेंट यूज़ कर लिया, एक फेक सप्लीमेंट के बैक साइड पे अगर चार्ट लगा हुआ है तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो चीज़ें हों, वो तो फेक बना हुआ है, वो तो एक लेबल लगा हुआ होता है। हाँ, वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब हमें ये पता नहीं है कि उस बक्स में अंदर है क्या, डेक्सामेथासोन है, क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की है, वो क्या स्टफ़ है, वो बंदा यूज़ करता है और उससे फिर साइड इफेक्ट या उससे कुछ ऐसा होता है, तो फिर ब्लेम क्या होता है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री होती है कि यार सप्लीमेंट यूज़ करके ये हुआ है। असल में इशू क्या होता है, उसने फेक सप्लीमेंट यूज़ किया होता है, तो उस वजह से ये इशू बन गया होता है। तो बदनाम क्या होता है कि यार ये तो सप्लीमेंट ने किया, सप्लीमेंट की गलती तो नहीं है, आपने फेक लिया, आपने फेक यूज़ करके अपने आप को ख़राब किया, तो ये सप्लीमेंट का। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बंदा आइडेंटिफाई कैसे करे ये? देखिए, ये आइडेंटिफाई तो हो, क्योंकि ये तो जितनी टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट होती है, तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। अब मैं आपको एक बता दूं, अब आपको मैं एक आईफोन दे दूं और साथ में आईफोन की काफ़ी दे दूं और आपने हाथ में पकड़ी हो, ठीक है, और एक बंदा सामने से देख रहा हो, तो उसे पता तो नहीं चलता। अब ये अल्ट्रा, मैंने आईफोन की वॉच पहनी हुई है, यहाँ पे लड़कों के साथ मैं देखता हूँ उन्होंने फेक पहनी होती है। अगर एक बंदे ने यूज़ ना की हो और एक बंदे को पता ना हो, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये फेक है, ये जेन्युइन है, उसे तो दोनों जेन्युइन लगेगी। तो एक कंज्यूमर के लिए जो रेगुलर नहीं है उसको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद काफ़ी बार कंफ्यूज, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदा एक फेक बना रहा है, वो उस पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो तो फिर उसके लिए ऐसी करेगा, हाँ चीज़ करेगा। फिर यही होता है कि हम तो समझ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा बिजनेस है, हमारे हाथों से रेगुलरली लाता प्रोडक्ट्स गुजरते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ गलती वो मिस्टेक कर लेते हैं। अगर वो मिस्टेक करते भी नहीं है तो अंदर मटेरियल जो है उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ फेक है या जेन्युइन है। ये मैं नहीं कहता कि हम मतलब 100% इस चीज़ को वो, क्योंकि कभी कभी हमसे ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। 2-3 बार मेरे पास हुआ है कि मैंने दुबई से स्टॉक लिया हुआ है, वो फेक निकल आया। वहाँ से भी मिक्सिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे जितने इंडियन काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा इस चीज़ को ये कहता है कि मैं खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लूँगा, बहुत से लड़के होते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि सर अगर उस पर बार कोड होगा, उस पर स्कैन होगा, तो बार कोड और स्कैन ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये मिथ है। ये आपको अगर कोई कह रहा है कि आप बार कोड स्कैन कर लो, ये जेन्युइन है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं वो बार कोड लेके अपने माथे पर लगाता, आप स्कैन करो और वो आ जाएगा, तो इसका मतलब है मैं, तो ये गलत
वो है। क्योंकि अगर आपने लेना है तो पहले एक तो ये है कि सस्ती चीज़ों के पीछे ना पड़े। दूसरे, हमारे ट्रेनर्स में बहुत ही बुरी आदत ये है, एक बंदा जेन्युइन प्रोडक्ट लेगा, वो अपने जिम जाएगा, अपने कोच से कहेगा ये जेन्युइन है फेक है, वो उससे नहीं लिया, वो कहेगा था फेक, ये फेक है। यही बात है। तो यही वजह है कि बहुत सी कंफ्यूजन, और ये इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर रही। क्योंकि अभी रिसेंटली वो शायद अनवर ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने इस चीज़ को बहुत वायरल हुई थी कि आपको कहेगा कि सप्लीमेंट यूज़ करो, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। तो मैं उससे यही कह रहा था कि यार वो अमेजोन पे एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है, $149 बिलियन की इंडस्ट्री है सप्लीमेंट्स की। अगर ये इतनी बुरी चीज़ होती या इसके इतने साइड इफ़ेक्ट होते तो 150 बिलियन डॉलर ये कैसे रन हो रही है। तो यही बात है कि इस चीज़ को लोगों को अब बस है, वो लकीर के फ़कीर ना बने। एक लड़का खुद भी कैपेबल है, लेकिन हमारे लोग टिकटॉक तो यूज़ कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, पबजी तो खेल रहे हैं, लेकिन ये जहमत नहीं करेंगे कि जाके मैं ज़रा गूगल पे या यूट्यूब पे या उस पे एक एंथेटिकेटेड सोर्स से रिसर्च करने की ये चीज़ है क्या। एक लड़का होता है वो टिकटॉक पे लगा था 10 दिन में ये कर ले, 15 दिन में ये कर ले, 20 दिन में बकवास कर रहा होता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स देख ले, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बिक रही है, आप बिक रही है, तो वो ये चीज़ आप पे तोप रहे हैं। लेकिन अगर आपने रिसर्च बेस और एक अच्छी वो देखनी है, वो आपको एफर्ट्स करना होंगे। कोई आपके घर नहीं आएगा आपको सिखाने, क्योंकि जो कैपेबल और जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो अपने बैठे हैं जी। आपको क्या करना है, आपने जाना है, एफर्ट्स करने, उनसे सीखना है, उनसे लर्न करना है। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे के पास जो मतलब इंटरनेट साथ है तो वो तो सब कुछ सीख सकता है, लेकिन इसके लिए एफर्ट्स चाहिए। रह गए एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सुपरविजन में उसमें यूज़ करते हैं, पहले तो अच्छी चीज़ है ही नहीं। अगर यूज़ करती हो तो फिर मोस्ट ज़रूरी यही है कि आप एक प्रोफेशनल से यूज़ करो, अब उसे ट्रैक करो। क्योंकि आपने फिर यहाँ पे लड़के ऐसे भी हैं जो स्टेरॉइड में भी फेक यूज कर रहे होते हैं। आप जहर यूज कर रहे हो, जहर में भी आप फेक यूज कर रहे हो, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो करेगा ही साइड इफेक्ट। कि भाई यहाँ पे अगर हम अपने माशरे में अपने रिलेटेड सर्कल, अपने सर्कल में देखें तो ये फीमेल्स को ज़्यादातर जिम अलाउ नहीं करते, या इस हमारी फील्ड में फीमेल्स क्यों इतने कम है? इसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो यह है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा डेवलप नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हमारी फीमेल जो है वो, अगर हमारी जो बाब अजदाद से ये चीज़ आ रही है कि फ़ीमेल जो है वो थोड़ी हेल्थी या चुबी सी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारे फूड जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जितने भी फूड्स हैं, अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह भी ले, वो भी हाइब्रिड हो गए हैं। वो टॉक्सिसिटी लेवल इतनी बढ़ गई है कि वो मसले बन रहे हैं। अब मैं ज़्यादातर लड़कियों को देखता हूँ जिनको पीकास का हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता है, किसी को ओबेसिटी का होता है, किसी को थायराइड का होता है, वो इन्हीं वजह से डेवलप हो जाता है। उसके लिए फिर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यही है कि एक बंदा अपनी फिटनेस जो है उसको एक्टिव करे। वो ज़रूरी नहीं है कि जिम में आए, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये, अगर जिम एक बंदा नहीं आ सकता तो वो दूसरे स्पोर्ट्स फीमेल क्या कर लेंगे। तो यही ऑप्शन रह गया है कि उनको जिम में आना चाहिए। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे रुझान बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये इश्यूज़ फिर आके उनकी अज़वाजी ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन यही मसला है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलाइजेशन में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि कुछ लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता। अब एक बंदा है वो पैदा हुआ है बगैर आंखों के, और उसके पास आंखें है ही नहीं, तो उसको आंखों की कदर क्या पता होगी, वो तो कहेगा कि बस यही दुनिया है। अब एक बंदा है वो पहले से ही ओबीस है या उसे कोई मसला है, या वो बस उसे तो ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती। लेकिन एक वक्त ऐसे आता है कि उस बंदे को वो चीज़ रियलाइज़ हो जाती है अपनी इन्वायरमेंट से, या वो फ्रेंड सर्कल में बैठता है, उसे लोग कहते हैं यार आप मोटे हो गए, या आप मोटे हो, या ये शेमिंग, या वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, वहाँ पे उसे कहते हैं कि अभी रिसेंटली कल मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि यार मैंने पुलिस में अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन मेरी चेस्ट जो है वह 1 इंच कम है, इसको कैसे इंक्रीज़ करें। अब उसे ये आइडिया था कि मेरी चेस्ट वीक है, वहाँ पे पुलिस में जाके उसे ये पता चला कि यार मुझे ये मसला है। हाँ, अब इसके बाद अगर इनको रियलाइज़ होता है, कुछ लड़कियाँ आती हो कहती हैं मेरी शादी है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उन्होंने अपना बेड़ा इतना गर्क किया होता है कि 3-4 नहीं 3-4 साल लग जाएंगे उसको। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि इस चीज़ को गोल नहीं बनाना चाहिए कि मैंने 3 मंथ में ये अचीव करना है और बस बात ही खत्म। अगर मैं कह दूँ मैंने एक अच्छी फिजिक बनाई है तो क्या ये फिनिश लाइन है? नहीं, मैं रेगुलरली उससे फिर वापस, ये भी स्पोर्ट्स ही है।
आप छोड़ेंगे, प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो ख़त्म ही होंगे। लाइफ लॉन्ग। हाँ, तो यहाँ पे फिर इस चीज़ को अगर ये रियलाइज़ कर लेते हैं तो फिर इनको आइडिया नहीं होता कि मैंने इस वेट को लॉस कैसे करना है, या मैंने इस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करना है, या इसके लिए मुझे कौन सी डाइट। यहाँ पे रोल किसका बनता है? एक सर्टिफाइड ट्रेनर का बनता है। फिर हमारा काम शुरू होता है, फिर हम उनको बताते हैं कि यार अभी आप कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है उसमें आपने अभी ये करना है, आपको डाइट की ज़रूरत होगी, आपको एक्सरसाइज या आपको कार्डियो, आपको ये ज़रूरत होगी। फिर उस पर प्रिपरेशन होती है कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है। फिर उस पर एक्शन होता है कि आपने दिन में, अच्छा आप सुबह से शाम ये करते हैं, ये करते हैं, अच्छा ठीक है आपके पास ये घंटा है, आप 1 घंटे में घर में ये वर्कआउट करो या जिम में करो, आपने डाइट ये लेनी है। फिर ठीक है, बंदा आके उसने वो गोल अचीव कर लिया, फिर उसको मेंटेन कैसे रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के स्टार्स बता दूं, स्टेज पे आप उनकी कंडीशन देखो कैसे होते हैं। स्टेज से जब उतरते हैं 1 महीने बाद उसे देखो, आप यकीन भी नहीं करोगे भाई ये कैसा, ये वही बंदा है। तो इस चीज को मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये भी जो है आसान काम नहीं है। फिर उस चीज को मेंटेन कैसे, तो मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको यही मैं समझा देता हूँ, उनको मैं यही लर्न करवाता हूँ कि उससे फिर ट्रेनर की जरूरत ही ना पड़े। उस प्रोसेस को समझ ले कि ये मेरी बॉडी टाइप है, मेरी ये डाइट है, ये मेरी रूटीन है, ये मेरा करंट जो है कंडीशन लेवल है, ये मेरा वेट है, इस पे मैंने इसको कांस्टेंट रखना है। तो एक तो ये अवेयरनेस फीमेल में इसी वजह से नहीं है कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। दूसरा यही है कि मतलब हमारी जो हमारी सोसाइटल बैरियर भी है ना, हाँ, कि वो अलाउ नहीं करते हमारे यार, वो तो एक कल्चरल बैरियर है ना, उसमें तो टाइम लगेगा। क्योंकि उस चीज़ को ख़त्म करना, उसको मतलब एक्सेप्ट करना, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है। अब जिस सोसाइटी में रह रहे हो तो उस सोसाइटी के नाम से कल्चर को तो फॉलो करना होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि अब मेरा जिम है, मेरे जिम में आप देख लें बाकायदा पर्दे लगे हुए हैं, अलग सेक्शन है। हाँ, 10 to 4 जो है वो आपको यहाँ पे एक मेल नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो फीमेल हमने ट्रेनर रखी हो, फिजियोथेरापिस्ट, आप खुद फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हैं, वो भी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर हैं। तो हम यही, क्योंकि लड़कियों को ये फिजिकल मसले ज़्यादा होते तो उनके लिए हमने यही अवेलेबिलिटी दिया कि आपके लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि कम से कम अगर जिम नहीं आ सकते तो घर में करें, लेकिन आपको एक स्पोर्ट्स या एक चीज़ के लिए एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे और फीमेल्स को देख के मोटिवेट होती है। अगर घर में आप अकेले लगे हो, दीवारों को देख रहे हो, तो वो फिर एक चीज़ बोरिंग हो जाती है। अच्छा ज़की भाई, ये बताएं, आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को? ऑनलाइन का क्या प्रोसेस होता है आपका? जी, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाता हूँ, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड क्लास लेता हूँ। क्योंकि यही होता है एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना, कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान बनाना, फिर उनको व्हाट्सएप पे बैकअप देना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं मंथली 10 to 8 इससे ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं लेता, क्योंकि उनको फिर रिजल्ट भी देना होता है, उनको डील भी करना होता है। कुछ लड़के वो भी हो जाते हैं, खफा भी हो जाते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन उनको पता ही नहीं है। क्योंकि कल एक लड़का आया, उसने मुझे कहा कि यार आप मुझे रिप्लाई नहीं करते। मैंने लिटरली अभी मैं आपको बताता हूँ, अपने व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है तकरीबन 2000+ मैसेजेस अनरीड है। और एक बंदे को अगर रिजल्ट देना हो तो फिर मैं अगर 100 बंदे ले लूँ और कॉपी पेस्ट सबको कर रहा हूँ, तो वो वैसे ही स्पीड के साथ मैं कहता हूँ कि बेईमानी होगी। तो मैं 8 से 10 लड़कों से ज़्यादा मंथली लेता नहीं, और फिर उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ। और माशाल्लाह से मेरे इंटरनेशनली दुबई, यूके में, उसमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट है। और जो लड़का मेरे साथ, ज़की भाई का मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे डाल दूँगा, आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पे, और जो भी आपका क्वेश्चन ज़की भाई से तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। तो ज़की भाई फिटनेस इंडस्ट्री के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हैं। तो ज़की भाई, जो आप फैशन इंडस्ट्री में सबसे पहले तो ये बताएं आए कैसे, तो फिर ये जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स उनके लिए। ये जब मैं एडवर्स कॉलेज में था तो फिर मुझे वो कीड़ा इस चीज़ का लग गया कि यार ये मॉडल तो बनना है। उसके बाद फिर एक जैश नाम का सैलून था इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे अप्रोच किया फेसबुक से, और मुझे एज अ मॉडल, एज अ सैलून के शूट के लिए हायर किया। उसके बाद मेरा करियर जो है वो जब मैंने अपलोड किया उसके बाद शुरू हो गया। मैंने पहला शूट जो था वो निशात पे किया था, फिर उसके बाद दूसरा चैनल 1 का किया था। मैं एक ऑडिशन के लिए गया था लाहौर, तो मैंने जब वो ऑडिशन दिया, मैं वापस डायो में पेशावर ही आ रहा था, मैं रास्ते में ही था कि मुझे कॉल आ गई कि सुबह पहुँचो, आपका शूट है। मैं जो ऑडिशन आपने दिया हाँ था उसी कॉल वापसी पे था, और मुझे शूट की कॉल आ गई। तो इंडिया तक मैं काम कर चुका हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक पायल कियाल के नाम से एक डिज़ाइनर है, उसका मैं वो कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने लगाया हुआ है इंडिया।
का शूट वो मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे जितने भी आपके नेशनल लेवल के, अभी देखिए ये अगनाद मैंने पहना हुआ है तो इसका भी मैं स्पॉन्सर हूँ, इनका मैं एम्बेसडर भी हूँ। इस तरह यूनिक फिटनेस है। तो जो पाकिस्तान में जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, चैनवन, निशात, एग्जिस्ट, ऑफ चिनाब, डायनेस्टी, ये सारे मैं कर चुका हूँ। जो अभी तो मैं सिर्फ जिम से रिलेटेड वो तस्वीरें लगाता हूँ, लेकिन आप मेरे इंस्टा में नीचे जाएंगे तो आपको सारे शूट मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फिटनेस में? देखिए अभी मैं जब इस जिम की ओपनिंग कर रहा था तो हम इनविटेशन जो है वो बना रहे थे, क्योंकि फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग ये अलग है। क्योंकि मैंने जो जिम बनाया तो वो एग्जैक्टिव क्लास और थोड़ा ये फ़िटनेस से रिलेटेड है। तो इसी वजह से मैं देख रहा था कि यार पेशावर में मुझे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या वो मिल जाए जो कि एक फ़िटनेस आइकन हो या वो, तो यकीन करे मुझे कोई भी नहीं मिला। तो मैं उस वक्त थोड़ा परेशान हो गया कि इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई इस चीज़ को अवेल नहीं कर रहा। फिर मैंने डॉक्टर वसीम को अप्रोच किया, तो वो आए, उन्होंने जिम की ओपनिंग वगैरह की। तो यकीन करें कि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्फ्लुएंसर के लिए। अब जैसे देखिए आपने एक अच्छी स्टार्ट ली, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह आप एक सीरीज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अब मैं हूँ, अगर मैं सर्टिफाइड ट्रेनर या मैं जो भी हूँ, किसी को क्या पता है किसी को क्या, तो आपके ज़रिए लोगों को ये मैसेज जाता है कि यार ये इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। गोल यही है कि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और इस इंडस्ट्री में जो मिथ्स हैं, जो बातें हैं, वो कैसे क्लियर होंगी। तो यही बात है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो अब ज़रूरी है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, ये तो ज़रूरी चीज़ है। तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर की भी ज़रूरत है, लेकिन अच्छे इन्फ्लुएंसर जो कि अच्छा काम करे, अच्छा कंटेंट बनाए, जो कि हॉनेस्ट हो, जो कि लॉयल्टी में लगे हों। ये ना हो कि जो दूसरों की तरह जो रॉन्ग नंबर ही हो, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे यही होगा कि हमारी इंडस्ट्री और बदनाम होगी। सकी भाई बातें तो बहुत है। एंड में एक मैसेज उन लोगों के लिए जो न्यू है बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ्स के लिए तो पहला मैसेज मेरा यही है कि इस चीज़ को एज अ गोल आप ना देखें। पहले सबसे पहले इसको लाइफस्टाइल बनाएं, क्योंकि यहाँ पे लड़के आते हैं मैंने ये करना है वो करना है, ये इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये ना देखे कि यार इस बंदे ने ये बॉडी बनाई हुई है, मैंने भी ऐसे बनानी है। ये जेनेटिक्स है, ये एफर्ट्स हैं, ये टाइम है, अलग चीज़ें, अलग फैक्टर्स हैं। आप ख़ुद को देखें, अच्छा बनने की कोशिश करें। आज से जो है कल बेहतर होना चाहिए, अपने फिटनेस लेवल पे काम करें। जो लोग हैं वो तो सब कुछ कहते हैं, आप उनकी बातें ना सुने। अपनी फिज़ीक, कुछ लड़के आते हैं मेरी हाइट कम है, वो कैसे, क्योंकि उनकी एज निकली होती है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आपकी हाइट कम है तो अल्लाह ने आपको और सलाहियतें दी होंगी, उस पर काम करें। इन चीज़ों तो ये नेगेटिविटी एक्सेप्ट ही ना करें। अगर कोई आपको डिग्रेड कर रहा है वो कर रहा है, अपने स्ट्रेंथ, अपनी पॉजिटिविटी को देखें। अब अगर मेरे बाइसेप स्ट्रांग है तो मैंने इस पर और भी काम किया हुआ है, क्योंकि ये मेरी नेगेटिविटी इसको छुपा देगा। अब में जो सलाहियतें हैं उन पे काम करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, अपने उस्तादों की कदर करें और फिटनेस इंडस्ट्री को अच्छा बनने में अपना किरदार अदा करें। और ये शॉर्टकट्स पे ना जाएं, स्टेरॉइड से दूर रहें, क्योंकि न्यूबीज़ के लिए स्टेरॉइड जो है ये मैं कहता हूँ मौत ही है। इनसे दूर रहें और अच्छे जिमों में जाएं, अच्छे ट्रेनर्स का इंतखाब करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान बने और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू सो मच ज़की भाई अपना टाइम देने के लिए। तो वेलकम। उम्मीद करता हूँ आपने इन बातों से कुछ सीखा होगा और आपको कुछ हेल्प मिली होगी या कुछ ऐसा सीखा होगा कि जो आपकी लाइफ को चेंज करे, आपको बेहतर करे, कुछ अवेयरनेस आपको दे। तो थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, थैंक यू।